सुनो भाई घुड़सवार, मगध किधर है? मगध से आया हूँ, मगध मुझे जाना है। किधर मुड़ूं? उत्तर की दक्षिण या पूरब के पश्चिम में? लो वह दिखाई पड़ा मगध, लो वह अदृश्य। कल ही तो मगध मैंने छोड़ा था, कल ही तो कहा था मगध वासियों ने मगध मत छोड़ो। मैंने दिया था वचन, सूर्योदय से पहले लौट आऊँगा। न मगध है न मगध। तुम भी तो मगध को ढूंढ रहे हो बंधु। यह वह मगध नहीं तुमने जिसे पढ़ा है किताबों में, यह वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गंवा चुके हो। जी हाँ, 1984 में लिखी गई श्रीकांत वर्मा की यह कविता वर्तमान बिहार में सटीक बैठती है। नमस्कार, औपचारिकता के लिए बता दूं, आप देख रहे हैं मोजो डायरी का खास कार्यक्रम सीधा सटीक, मेरे यानी कि दीपक शर्मा के साथ। जिक्र आज बिहार चुनाव का होने वाला है, उस बिहार का जिसे शायद हर बिहारवासी गंवा चुका है। सत्ता के गलियारों में बिहार कहीं गुम हो चुका है और हम उसे ढूंढ रहे हैं। एक ऐसे बिहार को जिसके जरिए पूरे भारत में बुद्धिजीवियों की मौजूदगी रहती थी, जहां नए नए आविष्कार में उसकी मौजूदगी होती थी, उच्च शिक्षा में मौजूदगी होती थी। अपने आप में एक कृषि प्रधान बिहार शायद पूरे देश को एक राह भी दिखाता था। आंदोलनों से सत्ता को पलटने की ताकत भी बिहार में ही होती थी। वो जयप्रकाश नारायण का बिहार हम गंवा चुके हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में मतदान होंगे। पहला चरण 28 अक्टूबर को होगा, दूसरा चरण 3 नवंबर को होगा और तीसरा चरण 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को आपके सामने होगी एक नई सरकार। लेकिन वह कौन सी सरकार होगी? किसकी सरकार होगी? क्या वह कुछ करेगी या बीते 15 वर्षों या यूं कहें बीते 30-40 वर्षों के सफ़र के बाद बिहार जिस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है और जो मगध को छोड़कर निकला और जब वह दोबारा मगध को लौटा है तो उसकी आंखों में आंसू है, पाँव में छाले हैं। उस बिहार को खोज रहे हैं। बिहार का वह अतीत, मगध का वह अतीत, वैशाली भारत का पहला गणराज्य यानी कि फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मगध की मौजूदगी चाहे नालंदा विश्वविद्यालय के जरिए हो या विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जरिए हो, बहुत कुछ खोजना चाहते हैं जिसे हम गंवा चुके हैं। ये कोई सफ़र नहीं है। बिहार की उस उथली ज़मीन पर कदम रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो बिहार लौटा है उसके सामने सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। प्रवासी मजदूर जब बिहार लौटे, उनके पास रोजगार आज भी नहीं है। यह वही बिहार है जहां बेरोजगार युवाओं की फौज की तादाद लगभग 55 लाख है जो ग्रेजुएट हैं। यह वही बिहार है जहां व्यापारी कंगाल हो चला है और उनकी तादाद 15 लाख से ज़्यादा की है। यह वही बिहार है जहां पर 7 लाख से भी ज़्यादा किसानों के पास अपनी ज़मीन है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा मज़दूर जो हर जगह मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए मनरेगा का जॉब कार्ड भी उपलब्ध नहीं है। बिहार छोड़कर जाने वाले युवाओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अपना राज्य ही नहीं बल्कि देश की सीमा के बाहर भी रोजगार की तलाश में जाने लगे हैं। यह वही बिहार है जहां लोग जीएसटी भरने की स्थिति में नहीं है, जिसकी वजह से जीएसटी का टैक्स कलेक्शन भी कम होता जा रहा है। लेकिन बीते 15 सालों का सच क्या है? एजुकेशन सिस्टम और जर्जर होता गया, जीडीपी और नीचे चली गई, विकास दर और नीचे चली गई,
इंडस्ट्री का प्रोडक्शन और नीचे चला गया। लेकिन बिहार के युवा हों, किसान हों या मजदूर हों, एक दौर में देश को बदलने की ताकत रखते थे। लेकिन आज की तारीख में स्थिति उनके भीतर भी जर्जर हो चली है। वह अपने ही पेट के लिए सड़क पर नहीं उतर पाते हैं। इस हालात में लाकर बिहार के राजनेताओं ने खड़ा कर दिया है, जहां के एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम के बारे में आप जान लेंगे तो आपके पांव के छाले से पस रिसने लगेगा। WHO कहता है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। इस देश की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। और बिहार की स्थिति यह है कि लगभग 29,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, जो कि सबसे बुरी स्थिति है। इस बिहार में चुनाव होने वाला है और इसी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी दिलचस्पी होगी, हिस्सेदारी होगी। अगर कोई आते बड़े बड़े उद्योगपति और यहाँ पर उद्योग लगाते तो उसका उसी को लोग देखते कहते बड़ा उद्योग हो रहा, लेकिन अब वो नहीं आए क्योंकि चारों तरफ से हम लोग तो घिरे हुए वाले इलाके हैं। ज्यादा बड़ा उद्योग कहाँ लगता है? समुद्र के किनारे जो राज्य पड़ते हैं उन्हीं जगहों पर ज्यादा पड़ता है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की। नौजवानों सुनो, मुख्यमंत्री बनते ही मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। तो पैसा आएगा कहाँ से? ऊपर से आएगा? कहाँ से आएगा? या रेलवे से आएगा? 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था? समय कम है, पकाओ और थकाओ भाषण नहीं, सीधे आप लोग रिजल्ट बता दो। अब इसके आगे मौका दीजिएगा तो हर घर में बिजली पहुंचा दिया है, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल पहुंचाने का काम चल रहा है। हमको लंबा राजनीति करना है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी। अपराध कितना था? सामूहिक नरसंहार, अपहरण की घटनाएं, कितने डॉक्टर को यहाँ से भागना पड़ा, कितने व्यापारियों को भागना पड़ा, और हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण किया। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। अरे विदाई बानू, दोनों हाथ उठा के बोलिए। पहले भी कोरोना था, अभी भी कोरोना है, लेकिन उस समय नहीं निकले बाहर, अभी निकल रहे। वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए तो निकला करे, वोट मांगने करे। जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, आपको उससे सावधान रहना। ये लड़ाई कोई नीतीश जी और तेजस्वी की नहीं है, राहुल जी और मोदी जी की नहीं है। ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है। श्रीमान नीतीश जी की अगुवाई में यहाँ बेहतर तालमेल वाली, तेजी से काम करने वाली सरकार बने, इसके लिए आपको मतदान जरूर करना है। इस बार बिहार सच्चाई को पहचाने जा रहा है। इस बार बिहार नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार को जवाब देने जा रहा है। वो आज़ादी इस वजह से मिली थी कि यहाँ पे जितने भी लोग आप लोग खड़े हैं, सबके पास नौकरी होती, एक इज्जत वाली नौकरी होती, और जितनी भी बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इन घटिया सड़कों की, वो अच्छी होती। पूरा सिस्टम पिछले 30 साल में इन्होंने चौपट कर दिया। सीधा सटीक के पहले एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। आप हमारी वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अपनी राय भी दीजिए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। नमस्कार।